ओके, सो आज मैं बात करूंगा आपसे क्लैम्पर्स की। और क्लैम्पर्स में हम लोग देखेंगे कि क्लैम्पर्स क्या होते हैं और ये क्लैम्पर्स कैसे बनते हैं, क्लैम्पर्स को हम कौन से कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे इसका नाम है क्लैम्प। क्लैम्प मीन्स, क्लैम्प आपने देखा होगा, क्लैम्प मीन्स किसी चीज़ को कहीं पे अटका देना। मान लो आपके पास कोई चीज़ है, आप कहीं पे उसको क्लैम्प कर देते हो तो वहाँ पर वो रुक जाता है। वैसा ही ये काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे एक मान लो एक साइनोसॉइडल सिग्नल है और ये बड़े आराम से एक डीसी वैल्यू मीन्स जीरो डीसी वैल्यू और जीरो मीन्स जीरो एक्सेस पे मूव कर रहा था। और अब अभी के केस में इसका एवरेज वैल्यू देखोगे या डीसी वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा? इसकी डीसी वैल्यू कितनी होगी? साक्षी, कितनी होगी इसकी डीसी वैल्यू? आवाज नहीं आ रही। और कोई? ये सिग्नल है, साइनोसॉइडल है, इसकी डीसी वैल्यू कितनी होगी? आप चैट में भी लिख सकते हो। सिद्धकप्रीत, जीरो। जीरो होगी। क्यों जीरो है? क्योंकि ये इसमें आप देखोगे एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं हम जीरो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका जो पॉजिटिव एरिया है और नेगेटिव एरिया है इक्वल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, जीरो वैल्यू मिलेगी, है ना। तो वेरी गुड। तो ये हमारा एक्चुअली इसमें डीसी वैल्यू जीरो है, इसलिए ये प्योर एसी सिग्नल है। प्योर एसी सिग्नल। कुछ नहीं, जस्ट मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमने एवरेज वैल्यू निकालने का प्रोसेस पहले देख चुके हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि एवरेज वैल्यू कितनी होगी। तो एवरेज वैल्यू कितना है इसका? जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको अगर मैं क्लैम्पर से पास कर देता हूँ, एक मेरे पास एक बॉक्स है, एक मेरे पास बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स में मेरे पास क्लैम्पर है। तो ये क्लैम्पर क्या करेगा जब इस सिग्नल का, ये या तो इसको अपने जीरो वैल्यू के ऊपर पहुंचा देगा या फिर ये इस जीरो वैल्यू से नीचे पहुंचा देगा। या तो आप ये मतलब एक स्टैंडर्ड लाइन है और इस लाइन, ये जीरो लाइन है और जीरो लाइन के अगर ऊपर जा रहा है सिग्नल तो ये हो गया पॉजिटिव क्लैम्प, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में क्लैम्प कर रहा है। हम लोग इसको जीरो के पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव मूव करता है, +1 +2 इस तरीके का एक्सेस है, और नीचे का जो एक्सेस है वो -1 -2 इन दिस वे, और दिस एक्सेस इज डिनोटेड। So this one is positive clipper and this is negative clipper. Sorry, negative clamper. ये हुआ आपका पॉजिटिव क्लैम्पर। सिंपल। अब क्लैम्पर सर्किट बनता कैसे है, मतलब ये जो वर्क हो रहा है, ये किसी चीज को, कोई बहुत बढ़िया एसी सिग्नल था, इस सिग्नल को ऐसा कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया, नीचे पहुंचा दिया, तो आप कहोगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है। मतलब ये अभी तो हम लोग सिग्नल की शेप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों है या ये कहाँ यूज होता है इस टाइप के सर्किट। ऐसा कुछ क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि ये इसका यूज क्या है या क्लैम्पर्स क्यों बनाए जाते हैं। आपके पास जब इतना अच्छा एसी था, प्योर एसी सिग्नल था, तो ज़बरदस्ती उसको आपको ऊपर या एक जीरो लाइन के ऊपर मूव कराने की क्या ज़रूरत है। तो इसका जो मेन यूज होता है, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, सिग्नल्स डिफरेंट टाइप के, कई टाइप के सिग्नल्स यूज होते हैं। मतलब कहीं पे आपको साइनसॉइडल लगेगा, कहीं पे ट्रायंगुलर लगेगा, कहीं पे रेक्टेंगुलर टाइप का सिग्नल
सिग्नल मीन्स ये सिग्नल यूज होगा। तो और कहीं पे आपको क्लिप, जैसे हमने क्लिपर देखे थे लास्ट क्लास में, कहीं पे क्लिप वाला सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो और मान लो कि इस तरीके का वेव फॉर्म आपको चाहिए जो कि पॉजिटिव साइड में मूव करता है ना, या आपको इस तरीके का सिग्नल चाहिए जो नेगेटिव साइड में मूव करता है। ऐसे ऐसे सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है लेवल शिफ्टिंग वगैरह की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल सर्किटरी में एक स्टेज होता है लेवल शिफ्टिंग का, लेवल शिफ्ट कर देते हैं। मतलब आपको ऊपर, कभी कभी वेवफॉर्म को ऊपर ले जाना पड़ सकता है, कभी कभी नीचे ले जाना पड़ सकता है, या फिर आपने नहीं किया, किसी मान लो किसी कारण से कोई या कुछ नॉइस से ऐसा मूव हो गया, तो अगर हम इसके साथ जोड़ देंगे, इसके नीचे वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा ये, और अगर आप उसको नीचे वाले के साथ में जोड़ दोगे तो ये अपने आप 0 पे आ जाएगा। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब? ये है कि अगर मान लो कि ये सिग्नल ऐसा है जो पॉजिटिव साइड में मूव कर गया है, हम नहीं चाहते थे कि ये पॉजिटिव साइड में मूव करे, हम चाहते थे प्योर एसी, बट ये मूव कर गया है, तो हम उसमें एक ऐसा नेगेटिव क्लैंपर लगा के उसको नीचे ला सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पे क्लैंपर्स यूज होते हैं। ओके, तो क्लैंपर्स का यूज हमें समझ में आएगा कहाँ पे यूज हो गया। अब हम देखते हैं कि क्लैंपर जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, है ना। ये क्लैंपर्स में डायोड यूज करेंगे हम लोग। डायोड को तो बहुत यूज करते हैं, हाँ, रेक्टिफायर भी बनाया, क्लिपर भी बनाया। अब हम अभी इसमें बी डायोड का यूज करेंगे, और डायोड के साथ में एक कैपेसिटर यूज करेंगे। तो कैपेसिटर क्या करेगा कि जो वैल्यू को, डीसी वैल्यू को स्टोर करता है ना। आपने अगर कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हो तो कैपेसिटर जो होते हैं वो डीसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डायोड का तो आपको पता ही है कि डायोड इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, हम दोनों का यूज करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली डीसी वैल्यू जुड़ रही है, इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, ये कुछ पॉजिटिव, ये वाली लाइन के बराबर होगा। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव एरिया आएगा, ये भी पॉजिटिव एरिया आएगा, और इस तरीके से इसका एवरेज वैल्यू कुछ ऐसा 1 2 3 ऐसा लिखा है, तो ये 2.5 पे इसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो इसमें डीसी वैल्यू इंसर्ट हुई है, और इसमें से डीसी वैल्यू माइनस हुई है, तभी तो ये नीचे पहुंच गया इसका एवरेज वैल्यू। तो इसको डीसी रेस्टोरर भी बोलते हैं। क्लैंपर को एक और नाम बोल सकते हैं क्लैंपर का, उसको बोलते हैं डीसी रेस्टोरर, क्योंकि ये डीसी वैल्यू को रिस्टोर करता है। मतलब ये पहले तो प्योर एसी था, अगर उसमें कुछ डीसी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो कौन है, वो क्लैंपर है। तो इसको डीसी रेस्टोरर भी कहते हैं। ओके, तो डीसी रेस्टोरेज, स्टोरेज यहाँ पे लगा हुआ है। डीसी का स्टोरेज क्या है, वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर डीसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, तो अब हमें जो क्लिपर बनाना है, वो क्लिपर कैसे बनाया जाए, मीन्स उसको हम किस तरीके से कैपेसिटर और डायोड का कनेक्शन करें कि ये एक डीसी को रिस्टोर करने लगे, मीन्स ये ऊपर या नीचे मूव कराने लगे। तो एक सिंपल सा सर्किट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर लगा है, और कैपेसिटर के बाद हमने पैरेलल में एक डायोड लगा दिया। तो पैरेलल को सेंट भी कहते हैं। तो आपको कहीं पे बुक्स में या कहीं पे ऐसा मिलता है कि सेंट में एक डायोड लगाया हुआ है इनपुट के। सेंट मीन्स पैरेलल। तो इनपुट यहाँ पर है, कोई भी इनपुट हो सकता है, साइनोसॉइडल इनपुट है, ट्रायंगुलर इनपुट है, जीरो रेफरेंस लाइन के अराउंड मूव कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम समझने के लिए साइनोसॉइडल इनपुट ले लिया, जो जीरो रेफरेंस लाइन के अराउंड मूव कर रहा है। और ये इनपुट एक कैपेसिटर सी से होते हुए डायोड डी से होते हुए यहाँ पे आउटपुट में पहुंच रहा है। ओके, तो इस तरीके से एक डायोड और कैपेसिटर का कनेक्शन है। आप इसमें देखो कि इनपुट अगर ऐसा है तो आउटपुट कैसा होगा, मतलब क्या आएगा। आउटपुट वेव फॉर्म बनाने के लिए अगर मैं बता देता हूँ आपको, तो आउटपुट वेव फॉर्म कैसे बनाओगे इसका। कैसे बनाओगे, क्या होगा, चलो ठीक है। हम लोग डायोड का, इसमें कैपेसिटर का ऑपरेशन नहीं पता है किसी को कि कैपेसिटर से डीसी पास होता है कि एसी पास होता है, किसी को पता है, कुछ आइडिया है कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में? एसी सर।
एसी पास होता है, एसी पास होता है, बिल्कुल सही। और डीसी ब्लॉक होता है ना। ये बहुत आसानी से लोगों को याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि डीसी जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है, कैपेसिटर से पास नहीं हो पाएगा, और एसी जो जंप करके चलता है ना, कैपेसिटर से जंप होकर निकल जाता है, तो एसी पास हो जाता है। ओके, तो एसी पास हो गया, और डीसी तो हमारे पास एसी इनपुट है, ये तो पास हो ही जाएगा, बिल्कुल पास हो गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें हम इसके, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट पॉजिटिव रहेगा, और इस तरीके से कैपेसिटर के से होते हुए इनपुट और यहाँ डायोड तक पहुंचेगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो ओके, तो इस तरीके की जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये पॉजिटिव डायोड क्या रहेगा, ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा। ये कोशिश कीजिए कि आप टाइम पे आए, नहीं तो बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है। ओके, तो डायोड ऑन हो गया। डायोड ऑन होने के बाद ये इस तरीके से यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और आउटपुट के बारे में बताइए, आउटपुट का क्या होगा? जब डायोड ऑन होगा तो आउटपुट, ये तो डायोड शॉर्ट हो जाएगा, है ना, डायोड शॉर्ट हो जाएगा, तो तब तो आउटपुट 0 होगा, ठीक है। लेकिन साथ में क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। तो कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, कैपेसिटर कौन सी वैल्यू तक चार्ज होगा? सपोज यहाँ पर हम अगर यहाँ पे 5 वोल्ट तक का और यहाँ पे -5 वोल्ट ले लेते हैं, तो कैपेसिटर कौन सी वैल्यू तक चार्ज होगा? कैपेसिटर मैक्सिमम पीक वैल्यू तक चार्ज होगा, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, तो कैपेसिटर जो है 5 वोल्ट तक के लिए चार्ज हो गया। कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है 5 वोल्ट यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, ठीक। अब कैपेसिटर चार्ज हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब जो है जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, और अब ले लेता हूं मैं सेकंड, सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल, सेकंड सॉरी नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हाफ साइकिल आया, तब ये कैपेसिटर को अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, है कि नहीं? वैसे भी यहाँ पे माइनस का 5 वोल्ट का माइनस आ चुका है, और यहाँ पे ये 5 वोल्ट का प्लस लगा हुआ है, इवन 0 भी रहेगा तब भी। और मान लो कि वो डायरेक्शन चेंज करता है, तो ये कैपेसिटर के कारण इस डायोड पे यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो अब डायोड ऑन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये क्या, वी आई जो हो जाएगा, वी आई इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा, हाँ हम ले लेते हैं इसको, वी आई प्लस कर लेते हैं, और सेकंड टर्म माइनस वी डी, और इसको ले लें माइनस वी सी प्लस वी सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जो वी डी है वो कितना हो गया, वी आई प्लस वी सी हो गया ना। वी डी जो है वही आउटपुट वोल्टेज है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज जो वी आई प्लस वी सी हो जाता है। मतलब जो कैपेसिटर पे वी सी डेवलप हुआ है, उतना वोल्टेज इनपुट के साथ ऐड हो गया। तो ये जो एडिशनल वोल्टेज आ गया है, ये वोल्टेज क्या करेगा, इसको पॉजिटिव हमेशा जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन से, तो जैसे मान लो कि आप वी आई इक्वल टू 3 वोल्ट लिया, तो वी नॉट इक्वल टू वी आई प्लस वी, मतलब उसके पास 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट हो जाएगा, तो हमेशा 8 वोल्ट हो जाएगा। जैसे वी आई का वैल्यू चेंज होगा तो वी नॉट का वैल्यू भी चेंज होगा। इस तरीके से आपको आउटपुट में जो वैल्यू मिलेगी, वो आउटपुट में जो वेव फॉर्म मिलेगी, वो एक वी आई प्लस वी डी, वी डी का जो डायरेक्शन है, हम आउटपुट इस तरीके से मेजर कर रहे हैं ना, वी नॉट, हाँ
इसका डायरेक्शन एक्चुअली गलत लिख दिया था हमने। डायरेक्शन ऐसा इस तरीके से आउटपुट मेजर हो रहा है वी नॉट, इसका डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। तो ये प्लस यहाँ पर रहेगा, माइनस यहाँ पर रहेगा, तो ये वी डी जो होगा वो प्लस लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग सेकंड टर्मिनल का ले रहे हैं। तो वी आई प्लस बी डी प्लस, तो वी ऐसा हो गया। तो वी डी और वी आई भी ऐसे ही हमेशा लेना है, क्योंकि वी आई का डायरेक्शन जो कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं वो हमेशा सेम लेंगे। डायरेक्शन हम अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो ये माइनस वैल्यू में आएगा, और पॉजिटिव हो रहा है तो प्लस में आएगा। हम लोग अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही ले लें। तो इसका जो के वी एल है वो कितना हो जाएगा, वी आई और प्लस वी सी माइनस वी आई का क्या लिया, प्लस टर्मिनल, और इसका माइनस वी सी होगा, और वी डी का भी माइनस हो जाएगा, और वी डी को वी नॉट भी लिख सकते हैं। तो वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस वी सी आएगा। इसको फिर दोबारा कर लेते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, तो हम दोबारा से इसको फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास सर्किट है, ए वी सी हो गया, और यहाँ पे वी नॉट मेजर हो रहा है, और वी डी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और वी आई जो है ये है। अब किस के वी एल बाई के वी एल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको सबको आना चाहिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऐसा तो नहीं किसी को के वी एल समझ में नहीं आता। के वी एल में कंफ्यूजन है क्या, के वी एल कैसे लगता है? वो सर केवीएल सिंपल चीज है, जिसमें आपको ये किसी लूप को कंसीडर करना है, और लूप के बाद उसको आपको ध्यान में देना है, ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का डिफरेंस ना आए। जैसे वी आई का अगर सेकंड टर्मिनल में ले रहा हूँ, वी आई को प्लस में लिख रहा हूँ, तो वी सी का भी सेकंड टर्मिनल आएगा, और ये वाला इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है वी नॉट है, तो वी नॉट का भी सेकंड टर्मिनल। हेलो सर, सर बच्चे को सर ऐड कर लीजिए सर, वेटिंग वी में नॉट है। इक्वल टू, यस सर ऐड कर लीजिए सर एक। हाँ कर दिया मैंने ऐड। और कोई है? कौन था, अमित? नहीं सर, लक्ष्य वासनेता हो गया ऐड। अच्छा हाँ, तो वी आई माइनस वी सी हो गया ये आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से ये जो वोल्टेज है, अभी हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, तो नेगेटिव जब सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी यही इक्वेशन वर्क करेगा, है ना। जब आपको नेगेटिव करना है तो वी आई का वैल्यू नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जब तो जो भी आउटपुट का वैल्यू आएगा वही वैल्यू फाइनल होगा। तो अब इसमें हम करते हैं केस लगाते हैं, केस 1, वी आई इक्वल टू 0 वोल्ट, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वी सी, -5 हो जाएगा ना। हाँ माइनस वी सी, वी सी कितना है, माइनस, हाँ 5 वोल्ट, तो -5 वोल्ट आ गया। फिर केस 2, वी आई इक्वल टू सपोज 0.1 वोल्ट है, थोड़ा सा ऊपर, ये साइनोसॉइडल इनपुट दिया है हमने 0 से 5 वोल्ट का, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू, यहाँ से इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे 0.1 वोल्ट माइनस वी सी कितना है, 5 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, -4.9 वोल्ट। केस 3, वी आई इक्वल टू 1 वोल्ट ले लिया, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस। सर ये नेगेटिव हाफ साइकिल का नहीं है? नहीं, ये हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया है, और ये वाला हाफ साइकिल नहीं ले रहे हैं हम हर एक वैल्यू को इसी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि केवीएल लगा के मैंने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन बना लिया, जनरल है सर, ये जनरल। हाँ, तो जनरलाइज इक्वेशन बन गया। ओके, और ये इक्वेशन यूज हो जाएगा अब हमेशा। तो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही चल रहे हैं वैसे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 वोल्ट लिया, फिर 0 के बाद 0.1 की तरफ बढ़े, मतलब पहले ये ऐसे इस तरीके से मूव करता है ना, फिर पहले हम यहाँ पे जा रहे हैं ऐसे, तो ये फिर उसके बाद 1 वोल्ट हो गया। 1 वोल्ट के बाद नेक्स्ट केस 4, वी आई इक्वल टू 2 वोल्ट लेंगे, तो वी नॉट कितना हो जाएगा, ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, है ना। 2 - 5
इक्वल टू -3 वोल्ट। और केस 5 वी आई इक्वल टू जब हम लोग 4 वोल्ट लेंगे तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 - 5 -1 वोल्ट। ऐसे ही अलग अलग केस लेके सॉल्व कर सकते हो। वी आई इक्वल टू 5 वोल्ट लिया तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 - 5 इक्वल टू 0 वोल्ट। 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा नहीं, हमने 5 वोल्ट का ही सोच लिया है यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, तो 5 वोल्ट से ज़्यादा वैल्यू लेना नहीं है। अब हम चलते हैं वापस, 5 के बाद फिर से 4 होगा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वापस 4 हो जाएगा तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 वोल्ट - 5 वोल्ट इक्वल टू -1 वोल्ट। इस तरीके से ये हर एक वैल्यू के लिए नेगेटिव भी जा रहे हैं, नेगेटिव में भी जा रहा हूँ मैं। अभी क्या है कि ये वाले यहाँ तक पहुंचे माइनस, फिर मैं धीरे से कम कर रहा हूँ अभी वैल्यू, तो 1 वोल्ट तक आ गए तो 1 वोल्ट -5 वोल्ट। और अब चलते हैं नेगेटिव साइड में, और इसके जीरो को भी एक केस बना सकते हो। ये केसेस ऐसा नहीं है मैंने कुछ पर्टिकुलर इसमें जा रहा हूँ, ये जस्ट मुझे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है तो उसके लिए रैंडमली कुछ केसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ बीच बीच से। तो केस 9 ले लिया, वी आई इक्वल टू 0 वोल्ट, मतलब हमने यहाँ से चले गए फिर यहाँ पे 0 पे आ गए, 0 किया तो क्या हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट -5 वोल्ट दैट इज इक्वल टू -5 वोल्ट। केस 10 अब हम चलते हैं नेगेटिव साइड, तो वी आई इक्वल टू -1 वोल्ट, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 वोल्ट -5 वोल्ट दैट इज -6 वोल्ट। केस 11 वी आई इक्वल टू -2 वोल्ट, तो वी नॉट इक्वल टू -1 वोल्ट -2 वोल्ट -5 वोल्ट दैट इज -7 वोल्ट। इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब ये नेगेटिव साइड में चली जा रही है। तो केस 13 वी आई इक्वल टू -5 वोल्ट तक ही मैक्सिमम पॉसिबल है, तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा -5 वोल्ट -5 वोल्ट -10 वोल्ट। कोई तो अभी भी ज्वाइन करता है। ओके, तो -10 वोल्ट तक हम पहुंच गए, और -10 वोल्ट इसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं है इनपुट का, -5 वोल्ट ही मैक्सिमम पॉसिबल है नेगेटिव साइड भी। तो यहाँ इस सब एनालिसिस से क्या निकल के आ रहा है कि वेवफॉर्म कैसा है यहाँ का। यहाँ पर जो आउटपुट वेवफॉर्म है आपके पास, वो वेवफॉर्म इस तरीके का बन रहा है। ये वेवफॉर्म जब हम 0 दिया था तब क्या हुआ, आपने जब स्टार्ट ही किया था 0 इनपुट दिया था तब -5 पे था, हाँ। तो ये जो है 0 पे ही -5 है, और फिर जब ऐसी पॉजिटिव साइड -5 से 4 -4.9 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर ये 0 हो गया। मतलब ये 0 तक आ रहा है बढ़ते हुए, यहाँ से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और बढ़ते बढ़ते 0 तक आ रहा है, और फिर 0 से ऐसे नीचे जाएगा और फिर से ये 0 तक आ रहा है। इस तरीके का एक वेवफॉर्म बन गया है जो पॉजिटिव साइड में कभी भी नहीं जाएगा। एक ऐसा वेवफॉर्म इससे जनरेट हो रहा है, इसका आप किसी भी पॉइंट पे एनालिसिस कर लो, कहीं पे भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी इस पूरे सर्किट से। तो अब हुआ क्या है कि जो वैल्यू 0 पे मूव कर रही थी, जो एक वेवफॉर्म अब एक -5 वोल्ट पे मूव करने लगी है। तो कौन से टाइप का क्लैम्पर हो गया, नेगेटिव क्लैम्पर। तो ये जो सर्किट है वो एक नेगेटिव क्लैम्पर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है। तो पॉजिटिव क्लैम्पर और नेगेटिव क्लैम्पर, दो टाइप के क्लैम्पर होते हैं। अब जैसे मैंने क्लिपर में रेफरेंस ऐड किया था, रेफरेंस ऐड करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस सर्किट में एक बैटरी ऐड कर देते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो वो भी दो तरीके की बैटरी हो सकती है, पॉजिटिव बैटरी हो सकती है और नेगेटिव बैटरी हो सकती है। तो एक में पॉजिटिव क्लैम्पर अगर है आपके पास या नेगेटिव क्लैम्पर है, तो इस क्लैम्पर में आप रेफरेंस ऐड कर सकते हो, रेफरेंस बैटरी ऐड कर सकते हो। तो रेफरेंस भी जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव रेफरेंस हो सकता है, रेफरेंस डायोड की बायसिंग हो जाएगी ना एक तरीके से, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज। हाँ, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बैटरी लग जाएगी और डायोड की बायसिंग को इफेक्ट करेगा। आपका तो इक्वेशन नहीं बदल जाएगा, आप यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दोगे तो यहाँ इक्वेशन में वो बैटरी भी आ जाएगी, बस और कुछ चेंज नहीं होगा।
मान लो यहाँ पे एक बैटरी लग जाएगी, तो इसी इक्वेशन को जब ये केवीएल जब लगता रहेगा तो उसमें बैटरी भी आ जाएगी, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। बैटरी कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे या तो ऐड होगी या माइनस होगी, बस इतना ही डिफरेंस आएगा, है ना। जब एक पॉजिटिव रेफरेंस या नेगेटिव रेफरेंस इसमें आ जाता है एक क्लैम्पर में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जोड़ दी, ठीक है, एक पॉजिटिव रेफरेंस यहाँ पे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया गया, तो होगा क्या इससे कि जो केवीएल यहाँ पे था उस केवीएल में अब ये वाली बैटरी भी कंसीडर होगी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी आपने जैसा इसका एनालिसिस किया है वैसा ही इस सर्किट का एनालिसिस होगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस जो भी आपके नोटेशन से आ रहा है वो वाला नोटेशन से यहाँ का वोल्टेज उसमें जुड़ जाएगा, इसलिए वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस वी सी था, तो यहाँ पे हो जाएगा वी आई माइनस वी सी, माइनस वाला इसका आ रहा है तो इसका भी माइनस वी आर, इसका क्या है सेकंड टर्मिनल ही आएगा, इसलिए इसका भी सेकंड टर्मिनल आ रहा है तो इसका भी सेकंड टर्मिनल ही आएगा, क्योंकि ये भी एक बैटरी जैसा ही बन गया है। ये डायोड का सेकंड टर्मिनल आ रहा है तो इसका भी सेकंड टर्मिनल ही आएगा। इस क्वेश्चन में आप करके देख लेना, इसमें के वी एल अप्लाई कर लेना, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ में मैच कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा रेफरेंस, ये कौन सा रेफरेंस था, पॉजिटिव रेफरेंस। ऐसे ही हम नेगेटिव उसको जस्ट आपको स्विच करना है, नेगेटिव रेफरेंस बन जाएगा। तो कुल मिला के कितने टाइप के क्लैम्पर मैंने अभी बता दिए हैं आपको। एक हो गया पॉजिटिव क्लैम्पर, पॉजिटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव रेफरेंस, पॉजिटिव रेफरेंस के साथ में हो सकता है, और दूसरा हो सकता है ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे पॉजिटिव ये वाला, और ये नेगेटिव हो सकता है ना। और तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है ये नेगेटिव हो, नेगेटिव क्लैम्पर, लेकिन ये रेफरेंस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। और चौथा कॉम्बिनेशन बनता है ये पॉजिटिव हो सकता है और ये भी पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव क्लैम्पर एंड पॉजिटिव रेफरेंस। इस तरीके से 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सर नेगेटिव नेगेटिव होगा ना नीचे? हाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। सर ये बैटरी क्यों लगाई VR से, फिर से बता दीजिए क्या हो गया? सर बैटरी क्यों लगाई आपने VR? VR एक बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी लगा दी गई है इसमें। क्यों सर? जस्ट उसको मूव कराने के लिए, जो एक ऊपर नीचे अगर आपको थोड़ा बहुत इसको पॉजिटिव साइड मूव कराना है या नीचे नेगेटिव साइड मूव कराना है तो एक बैटरी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे मान लो कैपेसिटर है, कैपेसिटर तो इनपुट पे डिपेंडेंट है, इनपुट जितने वोल्ट का होगा उतने ही वोल्ट से कैपेसिटर चार्ज होगा। जैसे 5 वोल्ट था तो कैपेसिटर 5 वोल्ट से चार्ज होगा। अगर मान लो किसी को 1 वोल्ट शिफ्ट करना है तो क्या करेगा, कैसे करेगा? 1 वोल्ट के लिए उसको यहाँ से, उसके अलावा मान लो इसको 5 नहीं चाहिए था, 4 चाहिए था, मान लो 5 वोल्ट शिफ्ट हो गया था नीचे, हमें 4 चाहिए, तो कैसे करेंगे? कैपेसिटर से तो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक एडिशनल बैटरी लगानी पड़ेगी जो उसको वापस ऊपर की तरफ ले जाए 1 वोल्ट। तो ये इस काम के लिए ये एडिशनल रेफरेंस लगाते हैं। समझ में आया क्या हो रहा है? क्लियर है? उसका रीजन क्यों लगा रहे हैं ये बैटरी, क्या भी नहीं आया? आगे सर आगे है ना, किस लिए लगाया कि इससे जो मूवमेंट होता है ना, वो जितने वोल्ट का इनपुट है पूरा का पूरा नीचे मूव हो जाता है कैपेसिटर से। अगर आपको थोड़ा बहुत मूव कराना है उसके अलावा ऊपर या उससे नीचे, तो फिर वो एडिशनल आपको बैटरी लगानी पड़ेगा, रेफरेंस वोल्टेज कुछ लगाना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड में मूव कराना हो सकता है आपको, नेगेटिव साइड में मूव कराना हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव रेफरेंस नाम दे देते हैं। और अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अभी मैंने सिर्फ आपको सर्किट बताया, सिर्फ देखो और उसका ऑपरेशन बता दिया है। अगर मान लो ये थ्योरेटिकल फॉर्म में आता है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बड़ा है, तो जनरली लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, है ना। तो उस केस में क्या करना है कि आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है। इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, वो गलत नहीं है,
लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल, मतलब उसमें लैंग्वेज भी होना चाहिए। एकदम ड्राई टाइप का मटेरियल है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसा मेरे नोट्स जो रहते हैं, मैंने पीपीटी में पहले जो शेयर किए हैं ना, उस टाइप से आपको इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसका जो मेन उसका जो रीजन है, या जो उसके क्यों ये बनाया जाता है और कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे ये चेंज हो रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है ना। तो आप उसमें उसके बारे में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। यस सर पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो सर डायोड ऑफ होगा ना, आपने अभी कहा था। पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो डायोड ऑन होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। पहले सबसे पहले हाफ साइकिल में बस डायोड होगा, और उसके बाद से वो वैसे ही चलता रहेगा। जैसे जैसे ऑफ हमने नहीं क्या होगा कभी, किसी साइकिल में ऑफ नहीं होगा। ऑफ होगा तो सर उस साइकिल में तो output डायोड ऑफ voltage हो zero जाएगा। होगा। बस डायोड सिर्फ एक साइकिल में ही ऑन होगा, फिर उसके बाद से ऑफ रहेगा। सर सिर्फ पहले साइकिल में ऑफ पॉजिटिव साइड, मतलब पहले साइकिल के पॉजिटिव हाफ में ऑन रहेगा, बट ये लॉन्ग टाइम में ऑफ ही रहेगा। सिर्फ सर, एक फिर बार वो चार्ज output- करेगा। आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा ना। नहीं, जीरो होता है वोल्टेज, जीरो नहीं होता है, करंट जीरो होगा। मतलब यहाँ से करंट फ्लो होने वाला जो होगा इस पर्टिकुलर ब्रांच से, वो करंट जीरो हो जाता है, पर वोल्टेज तो रहता ही है। वोल्टेज में और फर्क सर नहीं पड़ता। हाँ। ये सर मैं पूछ रहा था सर, अंदर इसमें कैपेसिटर सर कभी मतलब डिस्चार्ज होगा। हाँ, कैपेसिटर इसीलिए डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि डायोड ऑफ हो जाता है और उसको डिस्चार्ज होने का पाथ नहीं मिलेगा। हाँ, कोई रास्ता नहीं है कि जहाँ से डिस्चार्ज हो जाए वो। सर प्रैक्टिकली तो थोड़ा डिस्चार्ज हो जाता है, प्रैक्टिकली डिस्चार्ज हो जाता है, बट आइडियली डिस्चार्ज नहीं होगा। प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप यहाँ पे लोड लगाओगे, एक लोड लगेगा ना, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लोड तो लगेगा ही। यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा ये वोल्टेज, तो वो लोड में कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए डिस्चार्जिंग बहुत स्लो होगी डिस्चार्जिंग, पर बहुत स्लो होगी। उसको हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। सर वैसे ही पैरेलल में लगा हुआ ना लोड तो। हाँ, पैरेलल में ही लोड लगेगा, सर और लोड के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है ना, करंट यहाँ से। लेकिन उसमें बहुत कम करंट, लोड बहुत हाई वैल्यू का होता है, इसलिए करंट बहुत कम फ्लो होता है। सर कैपेसिटर की जगह पे हम बैटरी भी तो लगा सकते हैं। नहीं, फिर चार्ज मतलब बैटरी लगा सकते हो, बट वो बहुत कम मूवमेंट होगा ना। फिर आपको हर ऐसे में अभी जितना हाँ लगा सकते थे, यहाँ छोटी बैटरी से भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। कैपेसिटर से जल्दी मूवमेंट हो जाता है। वहाँ एडिशनल बैटरी बनाना कठिन है। बैटरी एक आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, कैपेसिटर कम कॉस्ट का पड़ता है। नहीं, कैपेसिटर तो एक बार लगाना है आपको, बार बार डिस्चार्ज होने का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए कैपेसिटर प्रेफर किए जाते हैं। जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे बैटरी लगाना ही पड़ेगा। तब सर इन्वर्टर की जगह पे हम कैपेसिटर इस्तेमाल करें। वहाँ तो कांस्टेंट पावर सप्लाई। वो अलग चीज है, वो अलग है। वहाँ पे आपको इसमें भी कैपेसिटर में भी कहीं ना कहीं से इनपुट तो आ रहा है, यहाँ से इनपुट ले रहा है ना वो आपके बेसिक इनपुट से। पावर तो कैपेसिटर कहीं ना कहीं से लेगा ही, जनरेट करना अपना डीसी वैल्यू जो जनरेट कर रहा है वो इनपुट से ले रहा है ना पावर। तो ऐसा भी नहीं है कि कैपेसिटर में कहीं पावर नहीं लगता, बट जो आपको एडिशनल बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी, बस ये पावर तो यहाँ से उसमें जाएगी एक बार चार्ज करने के लिए। यहाँ से पावर सप्लाई जो फर्स्ट टाइम जब ये ऑन हो जा रहा है डायोड और इसको चार्जिंग हो रहा है, उस केस में तो चार्ज होगा ही ना। कैपेसिटर कुछ बैटरी कंज्यूम कर लेगा उसको जितनी चाहिए पावर, उसके बाद वो फिर अपना पावर सप्लाई देता रहेगा। ओके, तो एक चीज़ और अभी ले लेते हैं हम, टाइम है अपने पास 10 मिनट का, तो वोल्टेज मल्टीप्लायर की भी बात कर लेते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज को बढ़ाना भी हो सकता है, कम करना भी हो सकता है। मल्टीप्लायर से अगर हम लोग देखें तो वोल्टेज बढ़ाने और कम करने का काम किससे होता है जनरली, मतलब हम लोग किससे मान के चलते हैं कि क्या चीज वोल्टेज को बढ़ा सकती है? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर है ना। आपको अभी तक ये पता है कि ट्रांसफार्मर
वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है? ट्रांसफार्मर डीसी में काम करता है कि एसी में काम करता है? एसी में। एसी में काम करता है। अगर आपको डीसी को बढ़ाना है घटाना है तब क्या करोगे? उसी के लिए वोल्टेज मल्टीप्लायर यूज होता है, ठीक है। और वो वोल्टेज मल्टीप्लायर डायोड की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। डायोड कैपेसिटर, अभी आपने देखा था कि यहाँ पे वोल्टेज को कैपेसिटर स्टोर कर रहा है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को उसके वोल्टेज को बढ़ाने में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर बैटरी पावर को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यूज हुआ इसके बढ़ाने के लिए। तो जो ट्रांसफॉर्मर, इसमें यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसफार्मर क्यों नहीं यूज करते मल्टीप्लायर। तो ट्रांसफार्मर एक तो एसी टू एसी एम्पलीफिकेशन करता है, तो ये, और दूसरा ये हाई वोल्टेज में जनरली यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो लो वोल्टेज पे काम करती हैं, है ना। आपने देखा भी होगा, आपकी जो मोबाइल है बहुत कम वोल्टेज की बैटरी पे काम करता है ना। या फिर टीवी में भी जो अंदर एसएमपीएस लगा होता है, जो छोटे मतलब कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो बहुत कम वोल्टेज पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो लो वोल्टेज में ट्रांसफार्मर यूज करना बहुत मुश्किल है, मतलब उसको ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो दूसरा रीजन यही है कि हम डीसी को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। का जी जो मल्टीप्लायर्स है, मतलब डीसी वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत क्यों है? जब आप कह रहे हो कि अब आप क्वेश्चन ही कर सकते हो, तो हमें लगेगा कि नहीं सर, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि नहीं लो वोल्टेज पे काम करते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिर बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्यों वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं, वोल्टेज को क्यों मल्टीप्लाई करना चाहते हो? इसलिए मल्टीप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि कुछ एप्लीकेशन जैसे माइक्रोवेव ओवन है, ये हाई वोल्टेज डीसी पे काम करता है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब बेस्ड, पहले जो टीवी रहती थी पुरानी, वो कैथोड रे ट्यूब सीआरटी रहती थी उसमें। तो अगर उस टाइप का कुछ एप्लीकेशन है ना, तो अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज से या उसको यूज करते हैं, या कुछ फोटो वोल्टेज इफेक्ट वगैरह को मेजर करने के लिए उसको, वो अभी सीआरटी से ही यूज होती है। तो दूसरा हाई वोल्टेज की टेस्टिंग, हाई वोल्टेज की जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनके टेस्टिंग के इक्विपमेंट समझ रहे हो ना। वोल्ट मीटर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, एमीटर हो गया, जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट तो ऐसा नहीं है कि हाई वोल्टेज का करोगे नहीं, हाई वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए उसके अंदर जो डीसी वैल्यू है वो भी हाई होना चाहिए। हमारे जो मल्टीमीटर हैं आजकल के, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर रहते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होता है, तो उसके अंदर तो डीसी सप्लाई रहती है। तो वो डीसी सप्लाई अगर कम रहेगी तो शॉर्ट हो जाएंगे, वो डीसी सप्लाई भी हाई होना चाहिए, इसलिए हम वोल्टेज मल्टीप्लायर को यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कैसे हो सकता है, ये वर्क होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक उसका सर्किट ड्रॉ किया है। इसमें एक हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपको पता ही है हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा होता है, ये कि डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे लोड रहता है। अभी यहाँ पे कैपेसिटर लगा लिया है, थोड़ा सा चेंज किया। चेंज में क्या दिख रहा है आपको, एक कैपेसिटर चेंज होके आ गया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। दूसरा एक हाफ वेव रेक्टिफायर उल्टा लगा लिया, एक यहाँ से ये लगा हुआ है दूसरा हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसमें भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सर ओवरऑल फुल वेव रेक्टिफायर ही हो गया ना सर ये? फुल वेव रेक्टिफायर नहीं है ये, इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें तो यहाँ पे सेंटर टैपिंग रहती है और सेंटर टैप से जुड़ता है वो, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट फुल वेव रेक्टिफायर नहीं है। हम देखते हैं फुल वेव टाइप का है, सर्किट बहुत सिमिलर है सर उसकी, है सर? हाँ सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है, बट ये फुल वेव रेक्टिफायर तो नहीं है। अब इसके यहाँ पे वर्किंग देखते हैं कैसे होता है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब पहुंचेंगे हम, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है वी आई का, तो डायोड ऑन हो जाएगा और डायोड होने से कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा, है ना। कैपेसिटर चार्ज होगा, ये वाला C1 ले लेते हैं इसका नाम, एक C1 चार्ज होने लगेगा क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट यहीं से हो जा रहा है ना, ये वाला। इस कैपेसिटर इसको चार्ज कर देगा। कितने वोल्ट तक चार्ज करेगा ये मान लो, फिर मैं हमेशा हम एग्जांपल लेता हूँ 5 वोल्ट का। ये 5 वोल्ट का एग्जांपल लिया मैंने, 5 वोल्ट टू -5 वोल्ट। 5 वोल्ट टू -5 वोल्ट का साइनोसॉइडल इनपुट है, तो ये कितने तक चार्ज होगा, कितने वोल्ट तक चार्ज होगा? ये चार्ज होगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट, ठीक है। ये इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। अब जो दूसरा हाफ साइकिल आएगा तो वहाँ पे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, उसका मतलब -VI हो जाएगा इनपुट, और -VI इनपुट पे
ये वाला डायोड ऑफ हो जाएगा, D1 डायोड ऑफ हो जाएगा और D2 डायोड ऑन हो जाएगा। तो D2 डायोड जब ऑन होगा तो एक इस कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा, यहाँ से इसमें प्लस आएगा और नीचे माइनस, क्योंकि ये इसका जो चार्जिंग का जो पाथ होगा वो यहाँ से शुरू होगा, इस कैपेसिटर में जाएगा, इसको चार्ज करेगा और यहाँ से डायोड जो शॉर्ट सर्किट है वहाँ से होता हुआ ये इसी ट्रांसफार्मर के दूसरे टर्मिनल पे आके मिल जाएगा। तो जो चार्जिंग का पाथ है वो डायरेक्शन चार्जिंग का यही है, ये है, तो ये इधर प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। तो ये कितने से चार्ज होगा? ये भी 5 वोल्ट से चार्ज होगा। 5 वोल्ट से होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या उसमें कलाकारी क्या की है, मतलब उसमें इसको उल्टा कर दिया। ये होना था -5 वोल्ट से चार्ज, पर आपने डायरेक्शन ऐसा बनाया कि वो 5 वोल्ट से ही चार्ज हो गया। मतलब इसका प्लस जो है ऊपर वाले के प्लस से मिल गया है। अगर इसका कनेक्शन सीधा सीधा कर देते जैसे सिंपल उसमें होता है, तो वहाँ पे ये यहाँ से चार्ज होता है, ये वाला डिस्चार्ज होता है, तो ये टोटल ओवरऑल दोनों ऐड नहीं होते। तो ओवरऑल वोल्टेज मेजर हो रहा है यहाँ पे जब V0 मेजर होगा तो उसमें ये वाला 5 वोल्ट भी आएगा और ये वाला 5 वोल्ट भी आएगा। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना आएगा? 10 वोल्ट। तो ये इनपुट में 5 वोल्ट का था वोल्टेज, 5 वोल्ट का ये AC इनपुट था, जो कि 10 वोल्ट के DC में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके का ये वोल्टेज डबलर बन गया है, वोल्टेज डबल हो जा रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर एक बार थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा छोटा करके बता दीजिए एक बार कैसे वर्किंग किया। एक अलग से पेज पे बता देता है कैसे वर्क किया, क्योंकि इसमें क्या है पहले से बना हुआ है, तो इसको एक अलग से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। एक मान लो एक इस तरीके का डायोड है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, ये इस तरीके का इसमें इनपुट है 5 वोल्ट -5 वोल्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, डायोड क्या हो जाएगा? डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन और कब तक चार्ज होगा? ये मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, ये 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब जो चार्जिंग के समय पे करंट फ्लो होता है कैपेसिटर में से, जब फुली चार्ज हो जाता है तभी बंद हो जाता है करंट फ्लो करना। तो ये चार्ज हो जाएगा 5 वोल्ट से। ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पे अभी लोड कुछ लगा नहीं है, और ये जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। दोनों साइड में 5 वोल्ट है, मैंने बताया था कि दोनों साइड में अगर इक्वल P में भी उतनी वैल्यू है, N में भी उतनी वैल्यू है, तो डायोड क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, डायोड ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ हो गया। अब अकेला कैपेसिटर बचा है, उसको पाथ ना तो इधर का पाथ मिल रहा है ना उसको यहाँ पे कोई पाथ मिल रहा है, तो डायोड अपना चार्ज होके स्टेबल स्टेट में बना रहेगा। अब शुरू होता है दूसरा हाफ साइकिल। तो दूसरे हाफ साइकिल के लिए क्या अरेंजमेंट किया है कि यहाँ पे दूसरे हाफ साइकिल में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ से जो एक पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव एक दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ओपन है। ये वाले को चार्ज नहीं करेगा क्योंकि ये पहले से ही चार्ज है, और यहाँ से पाथ नहीं है पूरा, यहाँ डायोड ऑफ पड़ा रहेगा ना, यहाँ माइनस आ गया, P साइड में माइनस आ गया और N साइड में प्लस आएगा, डायोड ऑन होगा ही नहीं। दूसरा डायोड यहाँ पे ऑन करने के लिए लगा हुआ है, ये डायोड यहाँ पे लगा दिया गया, और डायोड को हम डायोड के N साइड को यहाँ प्लस से कनेक्ट नहीं करेंगे, प्लस से कर देंगे तो ऑफ ऑन नहीं होगा। ऑन करना है, इसको ऑन करना है तो यहाँ उसको माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो माइनस से कनेक्ट कर दिया। करंट कम नहीं हो जाएगा? कैसे? इसमें सर करंट भी तो कम हो जाएगा शायद। अभी हाँ, मतलब पावर तो कांस्टेंट होना चाहिए और तो वोल्टेज तो डबल हो गया है। हाँ, वोल्टेज डबल हो गया तो करंट कम हो जाता है, बिल्कुल कम होता है। जब वोल्टेज यहाँ पे अभी रुको, वोल्टेज डबल होने तो जो वोल्टेज फिर से क्या होगा, ये चार्ज होगा कैपेसिटर और इस डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, और ये 5 वोल्ट की पॉजिटिव में भी सप्लाई थी, नेगेटिव में भी 5 वोल्ट की, तो ये भी 5 वोल्ट से चार्ज होगा। तो यहाँ V0 जो हम है आउटपुट वोल्टेज, वो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज में अगर आप यहाँ पे KVL लगा के देखोगे तो ये भी और ये दोनों एक ही बायसिंग में है, एक ही डायरेक्शन की वो पॉजिटिव उसके
साइन है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास आ जाएगा 2 मींस 10 वोल्ट, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट। अब ये कह रहे हैं कि सर आपने 10 वोल्ट कर दोगे और यहाँ पे कोई एडिशनल पावर सप्लाई तो है नहीं, पावर सप्लाई तो वही है, तो करंट कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पावर कांस्टेंट होता है तो करंट कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक चीज और, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक और अगर लगा दिए इसी टाइप का सर्किट तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स V इन हो जाएगा। तो इस तरीके से कहाँ तक कर सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट होगी ना, मतलब क्योंकि ऐसा होता क्या है इसमें कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट कम होता जाता है। अगर आपने एक और लगा दिया तो उसका डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स V इन हो जाएगा। एक और किसी ने मान लो वहाँ पे एक और मल्टीप्लाई लगा दिया तो 8 टाइम्स V इन हो जाएगा। तो 8 से ज़्यादा, 8 या 10 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि करंट हर बार, जितनी बार भी आप इसको डबल करते हो इनपुट को, वोल्टेज को, उतनी बार करंट रिड्यूस होता जाता है। यहाँ पे और कम करंट हो जाएगा, यहाँ पे और भी ज़्यादा कम करंट हो जाएगा। ऐसा करंट हो जाएगा कि जो कि लोड को मतलब रन ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस तो वो यूजलेस है, मतलब आपका जहाँ पे लोड कनेक्ट करना है वहाँ पे कुछ करंट भी पहुँचना चाहिए, कुछ वोल्टेज भी पहुँचना चाहिए। जो वोल्टेज तो जा ही रहा है लेकिन करंट नहीं पहुँचेगा तो वो जो भी डिवाइस है लोड में कनेक्ट होगा वो रन नहीं होगा, इसलिए वो यूजलेस हो जाएंगे। तो हायर वैल्यू के मल्टीप्लायर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं। लोअर वैल्यू के जैसे आपको डबल करना है या क्वाड्रपल करना है तो ये इस टाइप के मल्टीप्लायर्स बन जाते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो मल्टीप्लायर है इसको बोलते हैं फुल वेव सीरीज मल्टीप्लायर सर्किट। ओके, तो मतलब कैपेसिटर के फुल चार्ज होने के बाद डायोड तो ऑफ ही रहेगा ना हमेशा, दोनों? हाँ, डायोड दोनों ऑफ रहेंगे, फिर डायोड ऑफ रहेंगे। एक बार फुल चार्ज हो जाएंगे दोनों कैपेसिटर तो वो ये इनपुट चेंज होता रहेगा पर किसी को भी ऑन नहीं कर पाएगा वो। ओके सर, इसको भी ऑन नहीं कर पाएगा, इसको भी नहीं ऑन कर पाएगा, हमेशा ऑफ रहेंगे दोनों डायोड। एक बार ऑन होंगे तो और वो इतने जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस क्योंकि और उसका दिखता भी नहीं है, आपको दिखेगा भी नहीं कि वो कब हो गया, तो डायोड कब ऑन हुए और कब स्टार्टिंग के जो थोड़े से पीक्स आएंगे। ये जो है 10 वोल्ट एकदम से ऐसा यहाँ से 10 वोल्ट मिलेगा पर एक शुरू में एकदम से एक बड़ा पीक आता है, ऐसा छोटा पीक आता है, एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो ये इतना कम टाइम में हो जाता है कि प्रैक्टिकल जब करते हैं तो वो दिखता भी नहीं। अच्छा, अब हमें प्रैक्टिकल की अभी क्लास है क्या नेक्स्ट? 12। अच्छा, तो प्रैक्टिकल की भी बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैंने बात की थी अपने हेड सर से, तो उन्होंने कहा कि तुम ही उसको देख लो, क्योंकि जिसके नाम असाइन था उनका शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया जो भी है, और उन्होंने पाया अभी। तो हम लोग लैब के लिए क्या करेंगे, एक वेबसाइट है टिंकरकैड, ठीक है, tinkercad.com। कौन सी से? टिंकरकैड। यहाँ पे सिमुलेशंस होते हैं, आपको टिंकरकैड वेबसाइट में देखना है, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो लिंक वहाँ पर जाके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो जिस दिन भी अगली क्लास होगी तो उसमें मैं बता दूंगा कि किस तरीके से वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। और वहाँ हमारे पास डायोड अवेलेबल रहता है, रेजिस्टेंस अवेलेबल रहता है, कैपेसिटेंस अवेलेबल रहता है, और थ्योरी वाली सर। हाँ, फिर हम देख लेंगे अपने आप से भी सर, वो थ्योरी की है सर। हाँ, वो लास्ट की यूनिट तो कम्प्लीटली थ्योरी है, और सर वेटेज सबका सेम है, 20-20 नंबर। हाँ सर, वेटेज सब में बराबर मिलेगा। और हाँ। इनफेक्ट जो जैसे अभी इसमें भी जो छोटी सी वो है, जैसे थर्ड यूनिट में IoT वाला पार्ट है, वो भी तुम लोग कर ही रहे हो, तो वो वाला हो ही जाएगा तुम्हारा, है ना सर? उसमें बहुत लिमिटेड है सर, इतना नहीं था सर। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला IoT सर थोड़ा अलग ही है सर, पर लेकिन सर थ्योरेटिकल है सर, वो हो जाएगा अगर आप एक बार बता देंगे तो। हाँ, वो थियोरेटिकल पार्ट है, थियोरेटिकल वाला पहले बन बता जाएगा। दीजिए। और जैसे ब्लूटूथ पूछा है, वाईफाई पूछा है, तो जनरल इन्फॉर्मेशन तो सबको ही है, थोड़ा थोड़ा है कि क्या होता है, ये कैसा है, बस ऐसे जनरल नोट्स वगैरह लिखने के लिए आता है, बहुत ज्यादा आपको उसके डिटेल में नहीं जाना है। जिसमें डिटेल में जाना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये वाला तो यूनिट सबसे बहुत अच्छे से हो जाएगा। यस सर, एक यूनिट इसके बाद सर थ्योरी वाला ही करवा देना।
सर हाँ एंड की इसके 2 यूनिट हो जाएंगी तो अप्रोक्स 3-3.5 यूनिट अपनी हो जाएंगी, और तो आईसी अप्रोक्स का क्रॉस हो आईसी का जाएगा। आईसी का मैंने एक नोट शेयर किया है इंटीग्रेटेड सर्किट का, छोटा सा एक टॉपिक उसमें दिया है मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट दिखाया कि वो बीएलएसआई वगैरह का कौन से 4th यूनिट में है कि 3rd यूनिट में है, तो वो वाला पार्ट भी मैंने शेयर कर दिया है गूगल क्लासरूम पे तुम्हारा। और 2 इसके पेजेस थे सर वो। हाँ उतना ही काफ़ी है बस, तो उसके थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए उसमें कि क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। और ये है क्या, मैं अभी इसमें तुरंत ही बता दे रहा हूँ कि चिप आईसी जो बनती है ना, आईसी आपने देखी होगी ब्लैक कलर की जो रहती है, तो आईसी के अंदर क्या होता क्या है कि हमने जो अभी पढ़े लॉजिक गेट जो पढ़े होंगे तुमने कभी, लॉजिक गेट रहते हैं, लॉजिक गेट से आईसी बनती है। एंड और पढ़ा है ना कभी? यस सर पढ़े। 12th क्लास में रहते हैं लॉजिक गेट यस सर, वगैरह। पढ़ा है। हाँ तो ये उससे बनता है आईसी, और ये लॉजिक गेट जो बनते हैं वो ट्रांजिस्टर से बनते हैं, बीजेटी से, है ना। और ट्रांजिस्टर से पहले का जो पार्ट है और वो है अपना पीएन जंक्शन, ठीक है। तो इन दोनों से बनता है। तो ये आईसी जो है, आईसी के अंदर कितनी डिवाइसेस होंगी उसके बेसिस में इनका एक डिवीजन किया गया है ना? ओके सर। 5 हैं कि 10 हैं कि 20 हैं कि 50 हैं कि 100 हैं कि 1000 हैं, कितने हैं इसमें, उसके बेसिस में एक डिवीजन किया गया है, उनको ही बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको बहुत स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। कितने ज़्यादा को लोगों को इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा कर डाला, कितने ज़्यादा डिवाइसेस को एक साथ एक चिप में ले आए, तो जितने ज़्यादा है उसको स्मॉल स्केल हो जाता है। फिर उसके बाद मीडियम स्केल होता है, फिर एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, फिर एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। तो ये इंटीग्रेशन जितना ज़्यादा कम डिवाइसेस रहेंगी तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर जो और ज़्यादा डिवाइसेस हैं तो मीडियम स्केल, और ज़्यादा डिवाइसेस हैं तो लार्ज स्केल, और ज़्यादा हैं तो वेरी लार्ज स्केल। इस तरीके से वो इतना ही डिस्कशन आपको करना है बस, ठीक है सर। तो वो 2 पेज में यही लिखा है, वो 2 पेज मैंने भेजे हैं उसमें। तो सर फिर नेक्स्ट यूनिट से सर एंड की थ्योरेटिकल यूनिट उठाएंगे ना सर आप? हाँ बस